बिहार 2000 मेंबर जोड़ो, महासचिव बन जाओ, 3000 मेंबर जोड़ो, उपाध्यक्ष बन जाओ। लूट लो लूट लो लूट लो, उपाध्यक्ष और महासचिव के पद लूट लो, ऐसे चला रहे हो संगठन। नहीं, ये ओपन है क्या सर? हाँ ओपन है। तमिलनाडु यहाँ मंत्री पद मिल रहा था, कांग्रेस मना कर रही थी। ये फैसला कांग्रेस पार्टी की अलाउ नहीं करती, वो चलती नहीं है ऐसे। तो कारण बताते मुझे। गोवा कुत्सित घटनाएं हो रही हैं सर। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी गोवा लैंड करते हैं और वो कहते हैं कि मैं सबसे मुलाकात करूंगा। तो उस बीच में शमीला सिद्दीकी, उनके बीच की जो बातचीत है वो लीक हो गई है। कच्चे तेल की कीमतें $68 जो तेल कंपनियां हैं 11 रुपए प्रति लीटर का मुनाफा कमा रही हैं प्रति लीटर। हम सब की, दर्शकों की, सबकी जेब से लूटा जा रहा है। क्या है लूट रहे तो क्या हुआ? हिंदू का पैसा हिंदू के पास जा रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। नहीं, तेल तो चलिए मुसलमान भी भराता होगा। इतना नहीं बनाता वो तो बेचारे पंचर लगाते हैं ना। देश, गाड़ी, पेट्रोल, ये अलग ही दिशा में खेल खेल रही है। क्या एथनॉल जैसी इतनी बड़ी नीति अकेले गडकरी ने बनाई? अगर कोई कुत्ता चोर के आने पे भौंके नहीं तो समझना चाहिए कि वो चोरों को जानता है। प्रधानमंत्री जी का एक रिकॉर्ड है, कभी नहीं बोलते उस बात पे। छोटी मछलियां निकाली जा रही हैं, पर जाल में जो बड़ी मछली फंस सकती है उस जाल को फेंकने वाला कोई है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, हमारे साप्ताहिक शो देखी जाएगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह हमारे कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल जी हमारे सामने बैठ चुके हैं। स्वागत बहुत बहुत आदेश जी आपका। थैंक यू जी। यात्रा करते हैं और इस बार बहुत सारे पड़ाव जो हैं उस यात्रा में आएंगे। देखिए, पंजाब जाना पड़ेगा, गोवा जाना पड़ेगा, तमिलनाडु जाना पड़ेगा, बिहार का विजिट हमें करना पड़ेगा और अयोध्या, उसे तो छोड़ कैसे सकते हैं। तो अयोध्या के विजिट भी होगी और इस सारे विजिट्स में बड़ी शानदार शानदार बातें होने वाली हैं। गोवा, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार, सब कुछ ऐसी ऐसी खबरें, ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो आपके सामने आदेश रावल जी के अलावा और कोई ला नहीं सकता है। मेरी कोशिश रहेगी तमाम कहानियों को मैं निकलवा पाऊँ। एक केंद्रीय मंत्री की भी बात होगी, भारतीय जनता पार्टी की इनफाइटिंग की भी बात होगी और कांग्रेस की इनफाइटिंग तो खैर अब एक स्वाभाविक सा विषय बन गया है, तो उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। शुरू करते हैं ये चर्चा। तो आदेश जी, अच्छा, मैंने बिहार की कहावत सुनाई थी सर। कारण ये था कि बिहार का एक सवाल पूछना था। अच्छा, डायरेक्टली पूछ लिया करो। नहीं, तो कहावत क्या है, अपने स्टेट में जा रहे हैं सर, थोड़ा अच्छे से जाएंगे। अच्छा, सम्मान जंत्र के। लेकिन आपने बड़ा अपमान कर दिया ना। आपका एक ट्वीट नहीं, बातचीत हो रही थी शायद, जिसमें आपने कहा कि 2000 मेंबर जोड़ो। नहीं, बातचीत नहीं है, ट्वीट है मेरा। ट्वीट ही है ना। 2000 मेंबर जोड़ो, महासचिव बन जाओ, 3000 मेंबर जोड़ो, उपाध्यक्ष बन जाओ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक स्कीम आई है, लूट लो लूट लो लूट लो। ये मैं डिस्क्लेमर के साथ चलाऊं या सच में सॉलिड इन्फॉर्मेशन है? हाँ, मैं कोई डिस्क्लेमर नहीं है इसमें। उपाध्यक्ष और महासचिव के पद लूट लो, एक इतनी अच्छी स्कीम निकाल ली है वहाँ के प्रभारी और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो भी व्यक्ति 50 रुपये की एक व्यक्ति की मेंबरशिप है, जो व्यक्ति 2000 मेंबर बनाएगा यानी 1 लाख रुपये, वो हो गया पार्टी का महासचिव। और जो मेंबरशिप करेगा 3000, वो हो गया पार्टी का उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट। अब सपोज करो आप वहाँ के आप बेगूसराय में आपका काम है प्रॉपर्टी डीलर का जी, सपोज करो, कवि की कल्पना है। अब इतने पैसे लोगों के पास है ना कि 1.5 लाख रुपये चाहिए ना, आराम तो से। वो क्या करेंगे भाई, ऐसा करो 3000 पर्ची काट दो मेरे नाम से। काट दी डिफरेंट नाम की, ठीक है, और 1.5 लाख जमा कर दिए इकट्ठे। भाई मैं हो गया पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट। काम मेरा क्या है? प्रॉपर्टी डीलर। ब्रैकेट में क्या लिखा होगा ऊपर? फला सिंह प्रॉपर्टी डीलर, ब्रैकेट में कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष। ऐसे चला रहे हो संगठन। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई 1000 एक तो बन ही जाएंगे उपाध्यक्ष और 1000 जनरल सेक्रेटरी। इस लुभावनी, इतना तो है वहाँ, इस लुभावनी स्कीम के साथ तो आप आरजेडी को पीछे छोड़ दोगे। कहाँ तो बात हो रही थी कि ये कितने अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट हैं। देखो कि जिस बिहार में कांग्रेस पार्टी को बैटरी लेके अपने विधायक ढूंढने पड़ते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे विधायक हैं, इन भाई लोगों ने 6 विधायकों की टिकट काट दी बिहार के चुनाव में।
राज्यसभा चुनाव आया, इनसे 6 टोटल विधायक मैनेज नहीं हुए, और अब ये स्कीम लेके आए हैं। नहीं, ये ओपन है क्या सर? ये हाँ ओपन है। वो पैसा कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता, वो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जा रहा है या वो यूथ कांग्रेस में जा रहा है या वो AICC में आ रहा है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो स्कीम आप बता रहे हो, एक तरफ तो आप कह रहे हो हम कर रहे हैं संगठन सर्जन, जिला अध्यक्ष बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और ये तो संगठन विसर्जन है। यानी हर वो आदमी जिसके पास 1.5 लाख या 2 लाख खर्च करने का मादा है, वो हो गया वार्ड पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी। जो कांग्रेस पार्टी के संगठन के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? अच्छा, लेकिन तकनीकी रूप से अगर देखें तो उपाध्यक्ष तो एक ही होगा, हालांकि ज्यादा भी हो सकते हैं। अरे 5 कर लो, लेकिन वो आपके संगठन के तो हो। सपोज करो कांग्रेस पार्टी के जो गरीब संगठन के लोग हैं वो कहाँ से लाएंगे? तो उनके लिए कोई स्थान नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो उनके लिए भी नहीं है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, क्या गरीब लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी के बिहार के संगठन में जगह नहीं है? मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आपका राज्य है, होना तो चाहिए, लेकिन ये अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या कि मेंबरशिप को बूस्टअप करने के लिए ये कहा गया हो कि मेंबरशिप कर दो, फैसला तो बाद में जिनका नंबर पूरा हो गया, जिनके 3000 मेंबर बन गए, जिनके 2000 मेंबर बन गए, वो एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। अध्यक्ष जी बधाई दे रहे हैं, बधाई हो आपको, आप उपाध्यक्ष हो गए, बधाई हो, आपने लूट लिया, आपने स्कीम का फायदा उठा लिया। यार ऐसे कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी चलती है। वहाँ के प्रभारी हैं, क्या नाम उनका, अला बारू जी, वो आदमी एक कॉर्पोरेट कल्चर से आया हुआ आदमी है। मैंने कभी उनको भाषण देते हुए नहीं सुना। कहीं मैंने सुना हो कि वो भाषण दे रहे हैं और मैंने सुन लिया हो, मेरे कानों तक आवाज पहुंच गई, कभी नहीं। तो ऐसा ही लग रहा है ना जैसे कॉर्पोरेट में होता है, टारगेट दे दो, टारगेट आप दे रहे हो मेंबरशिप का, वो अचीव कर रहे हैं, लेकिन वो अचीव करने वाले लोग कौन, आप वो नहीं देख रहे हो। क्या वो कंपनी के फाउंडर मेंबर हैं? क्या वो एम्प्लॉय हैं या वो शेयर होल्डर हैं? कौन है वो? तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने ये बात इसलिए लिखी कि मेरे पास बिहार से बहुत सारे फोन आए कि हमारे यहाँ पे ये हो रहा है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इसमें कई दिन बीत गए। ध्यान दिया करिए आप यार। फिर रविवार को ज़्यादा फोन आ गए। अच्छा, कई लोग पूछते हैं ना कि आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है। दरअसल मैं पूरे देश के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करता हूँ। हर राज्य में मुझे 5, 7, 10 लोग जानते हैं। कार्यकर्ता, नेता नहीं। नेता कभी खबर नहीं देता, खबर कार्यकर्ता देगा, क्योंकि वो पार्टी का भला सोचता है। बीट रिपोर्टर, नेता अपना भला सोचता है। हाँ। अच्छा, बीट रिपोर्टर का ये काम होता है क्या? मतलब जो आप कर रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं होता? आपको तो खबर चाहिए, जैसे मर्जी मिले। सोर्सेज तो ऐसे बनाए, सोर्सेज तो ऐसे ही होंगे ना। मतलब हालांकि मैंने अपना सोर्स रिवील नहीं किया है पूरा, लेकिन आपका सोर्स कोई भी हो सकता है। XYZ। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो नेता बड़ा होगा ना, वो खबर नहीं देता, क्योंकि उससे पार्टी का भला होगा, उसको अपना भला करवाना है। ठीक बात है, वो नैरेटिव देगा। वो खुद के बारे में सोचता है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। वो आपको इतना उलझा देगा ना, वो खबर की जलेबी बना देगा। तो इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करता नेताओं से। बिहार में चलिए जो भी है उपाध्यक्ष पद के लिए या महासचिव के लिए कीमत बड़ी कम है। तुम ट्राई कर सकते हो। नहीं, इतने पैसे भी नहीं है अपने पास तो। नहीं, मैं कहूंगा किसी ना किसी को क्या सुन के तुम्हें बनाते हैं उपाध्यक्ष। ना रहने दो सर। अभी नितिन गडकरी साहब ने जो किया है ना, उसमें गाड़ी के मेंटेनेंस में ही खूब जाना है, हम तो उसमें ही लगा देंगे। पर कीमत कम रखी, अगर यही करना तो थोड़ा कीमत ही ज्यादा, लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए तो कोई भी देगा। भाजपा ही आदमी दे दे, संभव तो ये भी है। कोई भी दे सकता है, भाजपा ही दे दे, JDU के दे दे, RJD के दे दे, कोई भी दे दे, कोई ठेकेदार दे दे, जिसके शराब के ठेके वो दे देगा। वकील साहब को दे दें, नीचे लिख दें उपाध्यक्ष कांग्रेस, तो धंधा चल गया। हाँ। बड़ा ही शानदार स्कीम है बिहार वालों, स्कीम के बारे में इसका पूरा फायदा उठाओ। हम आपसे अपील करते हैं कि भारी संख्या में इस स्कीम को लूट लो। हाँ, तो तिजोरियां भरिए कांग्रेस की। अच्छा सर, मंत्री तो छोड़ दीजिए, विधायक और सांसदों के नंबर भी बड़ी गिनती के रहते हैं कांग्रेस के। कई अलग अलग राज्यों में यहाँ मंत्री पद मिल रहा था, कांग्रेस मना कर रही थी। आपकी ट्वीट से जानकारी मिली, हम पहुंच चुके हैं अब तमिलनाडु।
क्या कहानी थी ये? मंत्री पद दे रही थी तमिलनाडु में पहले तो ये था, वो कहानी में सुना चुका हूँ कई बार, कि डीएमके को कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले ही छोड़ना चाहती थी, लेकिन खड़गे साहब ने वो होने नहीं दिया जी। तो बाद में जब डीएमके हार गई और टीवीके को प्रचंड बहुमत मिला वहाँ पे, तो उसके बाद फिर से वो एक्सरसाइज शुरू हुई और 24 घंटे के अंदर ये तय कर लिया गया कि हम टीवीके के साथ जा रहे हैं। तो एक व्यक्ति था जिसने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था इस गठबंधन में। तो टीवीके ने कहा कि इनके भाई हम 5 आपके एमएलए हैं, उनका हमें समर्थन मिल गया है, और आप जो 2 मंत्री बना रहे हैं ना, ये एक नाम है आपकी पार्टी का ही, बताएंगे हम दे रहे हैं, और ये हमारे वित्त मंत्री होंगे। वित्त मंत्रालय दे रहे थे। तो जब वो मिलने के लिए, पहले तो ऑफर आया, फिर वो खड़गे साहब से मिलने के लिए आए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तो उन्होंने भी कहा, तो इन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं नहीं, ये हमारी पार्टी में नहीं होता है। फिर कहा कि नहीं, आप ना दोनों मंत्री आपके आप बना लो, ये तीसरा मंत्रालय हम दे रहे हैं अपने कोटे से, लेकिन व्यक्ति ये होगा। इन्होंने फिर इनकार कर दिया। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी के फैसले कांग्रेस पार्टी ही करेगी, ठीक आदमी हमारा है, लेकिन हम ही तय करेंगे कि हमारे कौन से मंत्री बनेंगे और कौन से नहीं बनेंगे। तो यहाँ जो ऑफर थी, उधर तो ऑफर कांग्रेस पार्टी की खुद की थी बिहार में, इधर ऑफर टीवीके से आई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने मना कर दिया कि ये फैसला आप नहीं कर सकते कि हमारी पार्टी का कौन व्यक्ति आपका वित्त मंत्री होगा, आपका मतलब विजय का वित्त मंत्री होगा। ऐसे भी तो देखा जा सकता है, विजय और कांग्रेस की सरकार का वित्त मंत्री होता, विजय का वित्त मंत्री थोड़ी होता वो। लेकिन ये फैसला कांग्रेस पार्टी की अलाउ नहीं करती, वो चलती नहीं है ऐसे। कारण बताते मुझे एक बार, मतलब ये मुझे लगता है दर्शक भी समझना चाहेंगे। चलिए, 2 में से एक नाम हम बताएंगे, उसके आधार पे आप फैसला लीजिए। ये समझ में आता है कि आपने इग्नोर कर दिया कि तुम क्यों बताओगे। अब आपसे ये कहा जा रहा है भाई तुम्हारे कोटे में 2 मंत्रालय हैं, 2 मंत्री पद हैं, तुम दोनों अपने बना लो, एक बंदा हम तो बना देते हैं। जो आदमी कुछ भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, सांसद भी नहीं है, इससे अच्छा तुम उसको अपनी पार्टी में ले जाओ और बना लो वित्त मंत्री, क्या प्रॉब्लम थी? आप इधर क्यों डिक्टेट कर रहे हो? देखो, कांग्रेस पार्टी ऐसी इतनी पुरानी पार्टी नहीं है। ये लोग अब जैसे पंजाब में है, बैंड बजी पड़ी है ना, नहीं मान रहे ना, नहीं झुकेंगे, सरकार नहीं आएगी, मत आए। तो जो आदमी विधायक नहीं है, जो आदमी सांसद नहीं है, आप उसको वित्त मंत्री बनाने की बात कर रहे हो, तो आप उसको अपनी पार्टी में ले जाओ, कराओ बाई इलेक्शन, एक सीट खाली कराओ और बना दो वित्त मंत्री। कौन इनकार कर रहा है आपको? क्यों आप बार्गेन कर रहे हो इधर? तो कुछ मंशा रही होगी ना, कुछ ना कुछ ऐसी। हाँ, तो वो जो मंशा रही होगी कुछ ना कुछ, वो क्या थी? डिकोड ही तो करते हैं सर आप। यही तो करवाना है। नहीं, ये तो खबर है, खबर तो लोग जान जाएंगे। देखिए पता क्या है, कांग्रेस पार्टी ये अलाउ नहीं करती किसी को कि कोई दूसरी पार्टी उनके यहाँ पे आके ये तय करे कि किसको विधायक का टिकट मिलेगा, किसको सांसद का टिकट मिलेगा, किसको मंत्री बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे। ये वो कहते हैं कि हमारे इंटरनल फैसले हैं, वो किसी को अलाउ नहीं करते। झारखंड में सरकार है हेमंत जी के साथ में, नहीं करते वो, जो उन्होंने लिस्ट दी वही हमारे मंत्री हैं। हमारे परिवार के मामले में तुम नहीं बोलोगे। सिंपल सा इनकी ये पार्टी अपने मोड में चलती है। आप देखो, पिछले 12-15 सालों में राजनीति बहुत बदली है, ये नहीं बदले, जो थे वो हैं, जो थे वही हैं। नहीं, मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ, टीवीके या विजय जो हैं, वो इनॉर्मस अनएक्सपेक्टेड अच्छी खासे नंबर्स उन्होंने अटेन किया। उनके पास एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो वित्त मंत्रालय संभाल सके, नंबर 1। नंबर 2, इस व्यक्ति में ऐसा क्या खास था? उस व्यक्ति का नाम नहीं, आपको पता, नाम मैं लेता नहीं हूँ। और रही बात कि आपने कहा कि क्या उनके पास ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि जो वित्त मंत्रालय संभाल सके। और दूसरा क्या होता है, जैसे विजय जो वो एक एक्टर है, बड़े एक्टर है वहाँ के लिहाज से, तो वो वहाँ बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, वो सबसे मिलते नहीं है वहाँ पे, उन तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं। तो जो उन तक पहुँचते हैं उनमें से उनको चूज करना है। ऐसे ही जैसे राहुल गांधी हैं, मोदी जी हैं, ऐसा नहीं कि इनसे सब लोग मिल लेते हैं, नहीं मिलते ना। तो जो लोग वहां तक पहुंच पाते हैं, जिनको वो जानते हैं, पहचानते हैं, जिनकी वो काबिलियत जानते हैं, वो उन्हीं में से चूज करते हैं ना कि हाँ, नृपेंद्र मिश्रा इस लायक हैं कि वो राम मंदिर ट्रस्ट को संभाल सकते हैं, है ना। अगर कोई फला सिंह संभाल सकते, जिनको वो नहीं जानते, क्या उनको भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। तो राजा तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, जो पहुंच पाते हैं, फिर वही लकी होते हैं, फिर उन्हीं को ही
जहां आवश्यकता होती है उस हिसाब से वो फिट कर देते हैं। चलो मैं एक बार और कोशिश करता हूँ, नाम आप नहीं लेंगे फिर भी। ऐसा क्या इक्वेशन रहा होगा, कुछ तो खास किया होगा ना। देखिए राजा के पास मान लीजिए 10 लोग पहुंच गए, उनमें से फायदा तो 4-5 को ही पहुंचेगा, और इस तरह का फायदा सीधा वित्त मंत्रालय मंत्री पद, जब आप विधायक भी नहीं है तब, तो कोई बहुत खास होना चाहिए, बहुत बड़ा कोई दो फेवर होना कारण थे। चाहिए। एक कि आपने अलायंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अलायंस कराने में, ठीक। और दूसरा हो सकता है आपका सब्जेक्ट हो फाइनेंस। ठीक, एक्सपर्टीज और प्लस अलायंस। आप जानकार हो, हम्म, आपका सब्जेक्ट हो, आप इकोनॉमिक समझते हो, आप डाटा समझते हो, आप फाइनेंस समझते हो, कुछ भी हो सकता है ना। इकोनॉमी, फाइनेंस, डाटा, कांग्रेस, आटा, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। और लोग अब ये समझें, पर इंटरेस्टिंग स्टोरी तमिलनाडु की थी कि मंत्री पद मिल रहा है फिर भी वो छोड़ रहे हैं। एक बार की आप देखेंगे तो आपको हैरानी होगी, क्यों यार तो ले लो ना जब मंत्री पद। इन्होंने अपने 2 राज्यसभा हरवा लिए तो एक मंत्री पद क्या है? ये भी ठीक है। गोवा में क्या चल रहा है सर? हल्के मत है कांग्रेस पार्टी को। हल्के कांग्रेस क्या कहते हैं, वो दिल में आती है दिमाग में नहीं, दिमाग में हाँ, आती है दिल में नहीं, जो भी समझ हो, में नहीं आती। समझ में नहीं आती है। ये दर्शक गोवा में, अब आप तमिलनाडु से बिहार होते हुए गोवा आ गए। नहीं नहीं, बिहार से तमिलनाडु होते हाँ हुए वही गोवा। अच्छी सुंदर जगह है गोवा, लेकिन सुंदर जगह पे बड़ी कुत्सित घटनाएं हो रही हैं सर। गेट आउट। वही समस्या जो मैंने बताई आपको, जो पंजाब में चल रही है कि 6 महीने पहले आप स्टेट प्रेसिडेंट चेंज कर दोगे। जी। पंजाब में आप नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्रभारी भूपेश बघेल थे, उनके पास स्ट्रॉन्ग तर्क थे कि मैं इनको क्यों नहीं हटाऊंगा, स्ट्रॉन्ग रीजन थे, राजनीतिक रीजन थे, और उन्होंने स्टैंड लिया। वहाँ के प्रभारी हैं मानिक राव ठाकरे, वो स्टैंड नहीं ले पाए क्योंकि जो गिरीश जिनको बनाया गया वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष, वो जय जगत गैंग के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। वो तमिलनाडु के इंचार्ज थे जब टीवी के साथ समझौता हो रहा था। अब अमित पाटकर, जिनको गोवा चुनाव हारने के बाद वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, जैसे बाकी राज्यों में होता है, जैसे राजा वड़िंग को पंजाब में। हाँ, राजा वड़िंग को पंजाब में, तो उनको हटा के अब 6 महीने पहले गिरीश जी को वहाँ का अध्यक्ष बना दिया गया है। तब से वहाँ भी बवाल कटा हुआ है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट को समझते हुए संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी गोवा लैंड करते हैं और वो कहते हैं कि मैं सबसे मुलाकात करूंगा। सबसे मुलाकात करते हैं, तो इन सब के बीच में गिरीश ने अध्यक्ष बनने के बाद कुछ पार्टी के लोगों को पार्टी से निलंबित कर दिया एंटी पार्टी एक्टिविटीज में। उसी के बीच में एक लड़की है जो मैंने लिखा है, वो मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो लंबी कहानी है, वो मैं ऐसे नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि उनके बीच की जो बातचीत है वो लीक हो गई है और ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे आपको बताना पड़ेगा पढ़ के। नहीं, लंबी कहानी, एक भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए। देखिए, तो जब संगठन महासचिव गोवा पहुँचते हैं तो वो सबसे मुलाकात कर रहे थे, तो उस बीच में एक वहाँ की निलंबित नेत्री हैं जो कांग्रेस पार्टी की नेता थी, वो उनका नाम है शमीला सिद्दीकी। वो अंदर जाती हैं, कहती है गुड इवनिंग सर, नमस्कार, मैं शमीला हूँ, मैं 25 साल से ज़्यादा समय से गोवा में बसी हुई हूँ। केसी वेणुगोपाल, ठीक है। शमीला कहती हैं कि हमारा एक डेलीगेशन है जो आपसे मिलना चाहता है, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमें एक साथ मिलने दें, यानी 1 to 1 हम मिलना नहीं चाहते, हमें एक साथ मिलना है। वेणुगोपाल जी कहते हैं कि ग्रुप में क्यों, मैं आपसे 1 on 1 मिल रहा हूँ। शमीला ने कहा कि जिन मुद्दों पर हम बात करना चाहते हैं वे आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें लगा कि बेहतर होगा कि डेलीगेशन उन्हें एक साथ आपके सामने रखे। वेणुगोपाल कहते हैं कि आप शोर मचाना चाहती हैं, यानी आप हल्ला करना चाहती हैं। शमीला ने कहा कि बिल्कुल नहीं सर, हम पढ़े लिखे लोग हैं और डेकोरम बनाए रखना जानते हैं। बड़ा अच्छा जवाब दिया। वेणुगोपाल जी ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं 4 लोगों से ही बात करूँगा, पूरे ग्रुप से इकट्ठा नहीं करूँगा। हाँ। फिर वेणुगोपाल जी कहते हैं कि मैंने सुना है कि उस डेलीगेशन में 2 लोग सस्पेंडेड भी हैं। शमीला सिद्दीकी मुस्कुराई और कहा कि सर उनमें से एक सस्पेंडेड मैं खुद हूँ। वेणुगोपाल जी ने कहा कि आपको सस्पेंड क्यों किया गया, आपने क्या स्टेटमेंट दिया था। शमीला सिद्दीकी कहती हैं कि क्योंकि मैंने सवाल किया था कि मिस्टर अमित पाटकर को गोवा कांग्रेस प्रेसिडेंट के पद से इतनी बेरुखी से क्यों हटाया गया, उनको पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। वेणुगोपाल कहते हैं कि अमित पाटकर को पहले से पता था कि उन्हें हटाया जाएगा, मुझे पता था कि यह सच नहीं है क्योंकि जनवरी में राहुल गांधी जी ने उन्हें बताया था कि उन्हें नहीं हटाया जाएगा, लेकिन मैंने शांत रहकर सवाल किया।
शमीला सिद्दीकी, ऐसा हो सकता है सर, मेरा सवाल यह है कि इसे उस तरह से क्यों करना पड़ा, इसे और अच्छे से हैंडल किया जा सकता था जैसे आपने हाल ही में तमिलनाडु में किया। वेणुगोपाल कहते हैं कि गोवा कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने से पहले अमित कौन थे, यानी उनकी क्या पहचान थी, उनको जो पहचान दी वो पार्टी ने दी। ऐसा लग रहा था कि वह इशारा करना चाहते थे, वह कैडर से नहीं थे। अच्छा, शमीला सिद्दीकी कहती हैं कि वह जो भी थे सर, हाईकमांड ने उन्हें प्रेसिडेंट इसलिए अपॉइंट किया क्योंकि उन्हें उनमें काबिलियत दिखी होगी। वेणुगोपाल, अब हमने उन्हें हटा दिया है। शमीला सिद्दीकी, इसलिए मैंने पूछा कि अगर वह अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो उन्हें इतनी जल्दी अचानक क्यों हटाया गया। वेणुगोपाल गुस्से में, क्या आप कांग्रेस प्रेसिडेंट के फैसले पर सवाल उठा रही हैं। वेणुगोपाल, बाहर निकलो, गेट आउट, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। शमीला सिद्दीकी दरवाजे की तरफ चलते हुए फिर जाने से पहले रुकी, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर वेणुगोपाल, थैंक यू। ये बातचीत है शमीला सिद्दीकी की और कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव वेणुगोपाल की, जिसको ये बताया गया कि वो बातचीत रिकॉर्ड कर ली गई और बाद में उस गेट आउट का ये जो खबर बाहर आई, उसके बाद ये खबर अखबारों में भी छपी है शब्द से। हाँ, पूरा एज इट। रिकॉर्डिंग आई थी सर। हाँ, हालांकि मैं इसको नैतिकता नहीं मानता हूँ कि दो व्यक्तियों की बात रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में सब होता है। तो ये वेणुगोपाल जी क्राइसिस मैनेजमेंट करने गए थे वहाँ पे, और ये वहाँ से निकल के एक खबर आई और मुझे बताया गया कि शमीला सिद्दीकी ने ये फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को एक महिला होने के नाते मेल भी किया है। इस तरीके से खबर दिल्ली पहुंची है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट, कलह को खत्म करने गए थे, कलह और ज्यादा बढ़ गई गोवा में। क्राइसिस मैनेजर खुद क्राइसिस नहीं, हम कैसे कहें, कहानियां तो राहुल गांधी के सेनापति हैं। ठीक बात, बहुत सामर्थ्य है उनके अंदर। 7 साल से जो व्यक्ति पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संगठन रह जाए तो आप उनको इतना लाइटली ले सकते, कुछ तो होगा, कुछ तो काबिलियत होगी। और केवल राहुल गांधी के खास हैं ऐसा नहीं सर, आम कांग्रेसी भी चाहते थे कि केरल के मुख्यमंत्री बने, कुछ तो खासियत रही है। हाँ, विधायक चाहते थे। विधायक चाहते थे, मगर चलिए अब विधायक और, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कुंडली में नहीं था। तो विधायक, मंत्री, कुंडली, इन सबसे आगे निकलते हैं, आम आदमियों की बात कर लेते हैं जी। कच्चे तेल की कीमतें 68 रुपए, $68 प्रति बैरल आज का रेट है। तो मतलब राष्ट्र निर्माण में अब जो हमारा योगदान है उसका हिस्सा बढ़ गया ना, बढ़ गया, क्योंकि कीमत तो घटेगी नहीं। यानी जो तेल कंपनियां हैं 11 रुपए प्रति लीटर का मुनाफा कमा रही हैं। प्रति लीटर का मुनाफा कमा रही हैं, और आपकी, मेरी, हम सब की, दर्शकों की, सबकी जेब से लूटा जा रहा है। और फिर क्या है, लूट रहे तो क्या हुआ, हिंदू का पैसा हिंदू के पास जा रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तेल तो चलिए मुसलमान भी भराता होगा, इतना नहीं भराता, वो तो बेचारे पंचर लगाते हैं ना। नैरेटिव सारे सेट है। अब्दुल बेचारा क्या तेल भराएगा, साइकिल से आता है, पंचर लगाता है, उसको जरूरत नहीं तेल की। ठीक, $68 पर बैरल, 11 रुपए पर लीटर हमारी कंपनीज कमा रही है, सॉरी हरदीप पुरी की कंपनीज कमा रही है, हरदीप पुरी की कंपनियां कमा रही हैं, जिनको चौथी तिमाही में 19,000 करोड़ का फायदा हुआ था। और जब 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल ने ईरान पे हमला किया, तब से लेके मार्च का पूरा महीना और 10 दिन अप्रैल के 40 दिन के घाटे को इस तरीके से पेश किया गया कि आपने 8 रुपये बढ़ाए, और अब जब 68 पे आ गया कच्चा तेल, अब आप ये कह रहे हो कि नहीं हमारा घाटा पूरा नहीं हुआ है। आपको एक डाटा वो देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा लेके आया हूँ तेल का डाटा। आज मैंने तेल पे बड़ा काम, सरकार निकलने नहीं देती, लेकिन हम लोग मैं तो ले आता हूँ, चिंता मत करो। बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है। अब देखो, 2022 में कच्चे तेल के दाम $119 प्रति बैरल थे, पेट्रोल 96 रुपये था और डीजल 90 रुपये लगभग प्रति लीटर बिका। 2023 में कच्चे तेल के दाम 75 पे आ गए, $75 प्रति बैरल पे आ गए, प्राइस कम नहीं हुआ। ठीक है, अब जब ये 100 पे गया था और अब 68 पे आ गया है, अभी प्राइस कम नहीं हो रहा है। 100 पे गया तो प्राइस बढ़ा था 8 रुपये बढ़ाए आपने, ठीक है, और अब कम नहीं हो रहा, 68 रुपये हो गया।
तो जो होगा देश में बढ़ेगा ही। नहीं, राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी है, कोई सवाल खड़ा नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल भी हम सवाल खड़ा नहीं करेंगे। सवाल तो चाहे 1 घंटे की बारिश में देहरादून एक्सप्रेस वे धंस जाए, सवाल खड़ा नहीं करेंगे। और चाहे सरकार कार कंपनी के जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको बुला के कहलवा दे कि 2023 से पहले वाली कार भी जो हैं उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 20% एथनॉल में कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये अलग बात है कि उन्हीं कार कंपनीज के मैनुअल्स कह देंगे कि भाई अगर E20 वो अलग बात है, वो अलग बात है। वो अलग बात है। देश, गाड़ी, पेट्रोल, ये अलग ही दिशा में खेल खेल रही है जो किसी के समझ में नहीं आ रही। तो केवल कांग्रेस ही नहीं, अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या एथनॉल जैसी इतनी बड़ी नीति अकेले गडकरी ने बनाई? क्या राम मंदिर का ट्रस्ट सिर्फ चंपत राय तक सीमित है? पूछना चाहता हूं मैं। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें यह भी ऐड होना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री की निगरानी के बगैर राम मंदिर ट्रस्ट बन गया? नहीं ना। क्या जिस पॉलिसी का सारा फैसले पीएमओ में होते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि सारे जितने भी सचिव हैं भारत सरकार के, सेक्रेटरीज हैं डिपार्टमेंट्स के, वो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं पीएमओ में। मंत्री के पास क्या है? जिन मंत्रियों के पास कुछ है उनके 4-4 पीएस हट रहे हैं। ठीक बात है। एक ही दिन में जी। अब देखो, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। क्या है? आपको पता है कि गुनाह आपके मंत्री ने किया है, हटाओगे किसको? 4 पीएस को। अगर आप बहू को संदेश अगर आप मंत्री को हटा दोगे तो संदेश जाएगा कि आपका मंत्री करप्ट था और आपकी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे। यानी जो गलतियां यूपीए 2 में कांग्रेस पार्टी ने करी कि आरोप लगा नहीं, बिना जांच के हटा दिया आपने, इसीलिए सरकार में इस्तीफे नहीं होते। यानी इन्होंने 4 इनके पीएस हटा के संदेश दे दिया कि सुन ले, हमें पता है तू क्या कर रहा है। मामला क्या है भूपेंद्र यादव वाला? सुनो सही, उन्होंने संदेश दे दिया है कि हमें पता है तुम क्या कर रहे हो, कौन सी एनवायरनमेंट की फाइल कहाँ जा रही है और किसको क्लियरेंस मिल रहा है, हमें सब पता है। उनको हटा दिया और वो वही काम किया है जो आप अभी बोल रहे थे कि डांट तो रहे हैं बेटी को और मैसेज दे रहे हैं बहू को। नहीं, मैंने तो आपके ट्वीट से पढ़ के किया है। थोड़ा सा एलोबरेट करके बताएं। अभी देखना ना, अभी जब रिशफल होगा तो पता लग जाएगा आपको, जल्दी आने वाला है, जब भी होगा उसमें आपको कहाँ जा रही है एनवायरमेंट वाली फाइल, कहाँ से मिल रही है क्लियरेंस, कौन है बेनिफिशियरी, क्यों भूपेंद्र यादव के पीएस हटाए जा रहे हैं? आपने तो बता तो दिया सब कुछ, और क्या कौन सी ज्यादा कहाँ से फाइल? एक और केस करवाना है क्या पॉलिटिक्स पे? थोड़ा और दबे अभी रुको, रिशफल का वेट करो, उसके बाद बताएंगे। हाँ, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी बताने की, फिर सबको पता लग जाएगा। ना मुझे पता है, फिर भी खबर ही पता लगेगी, अंदर कहानी तो आप ही बताओगे सर। नहीं बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आपने एक बात अभी कह रहे थे कि ये जो राम मंदिर का ट्रस्ट है या फिर E20 वाला जो पूरा मामला है, ये पेट्रोल वाला, ये केवल गडकरी साहब का फैसला तो होगा नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट या चंदा चोरी जो केवल ट्रस्ट और मोदी को इसकी जानकारी ना हो, ये तो होगा नहीं। ये जैसे मैं सुन रहा था, नीट पेपर लीक भी मेरे दिमाग में आया कि नीट पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय की जो खामियां हैं वो केवल धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी तो होगी नहीं। तो मोदी की मॉनिटरिंग तो सबके ऊपर है, वैसे भी 18 घंटे काम करते हैं। इतने में एक वीडियो जहन में आया जो कांग्रेस ने डाला था, आपके ट्विटर टाइमलाइन पे भी मैंने देखा, अटल बिहारी वाजपेयी साहब। क्या कह रहे हो? आप ही बोले ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं, फिर मैं उस पर कहानी सुनाऊंगा। हाँ, तो अगर कोई कुत्ता चोर के आने पे भौंके नहीं तो समझ जाइए कि कुत्ता चोर को जानता है। एक और था, ये जैसे पंजाब में एक सरदार जी के यहाँ कुत्ता था, उनके यहाँ चोरी होगी तो पंजाब पुलिस आई, बोला भाई तो आपके पास तो कुत्ता था, चोरी कैसे होगी? बोला जी मैं क्या करूँ, दोनों मिल गए। ठीक है। किसी भी कंट्रोवर्शियल, जहाँ जो भी कंट्रोवर्सी होती है, चाहे वो एथनॉल की हो, चाहे वो राम मंदिर ट्रस्ट की हो, चाहे वो नीट की हो, वो CBSE की हो, प्रधानमंत्री जी का एक रिकॉर्ड है, वो कभी नहीं बोलते उस बात पे। कभी मैं 12 साल के इतिहास को देख के कह सकता हूँ कि आप मुझे एक चीज़ नहीं दिखाई देंगी जहाँ वो किसी कंट्रोवर्सी पे बोल रहे हों, अदर देन अभी जो उन्होंने रिसेंटली एक फेक न्यूज़ का ट्वीट किया था, ठीक है, बट वो उसको मैं कंट्रोवर्सी नहीं मान रहा हूँ। जो मेन बात थी कि जो भी इस देश में जितने भी आज तक इशू हुए हैं,
और जहाँ कंट्रोवर्सी होती है उस पर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं। लेकिन इससे हम ये नहीं मान सकते कि एथनॉल का फैसला 20% एथनॉल का फैसला अकेले गडकरी साहब का है। इससे मैं ये नहीं मानता कि राम मंदिर ट्रस्ट में या राम मंदिर में जो चोरी की बात है उसमें जो लोग हैं वो चंपत राय या बिट्टू या सिट्टू ये सब शामिल है उसमें। ये कौन है ये लोग? मतलब मेरे समझ से बाहर है। मतलब बंसी डाल के छोटी मछलियां निकाली जा रही हैं और जाल में जो बड़ी मछली फंस सकती है उस जाल को फेंकने वाला कोई है ही नहीं। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आपको हर चीज में छोटे प्लेयर्स को निपटा के मीडिया देश को बता रही है कि देखो ये चंपत राय था, ये टीनू था, ये बिट्टू था, ये चिंटू था, ये मिंटू था। ये लोग कौन है यार? जो स्कूटर पे घूमते थे आजकल वेलफेयर में घूम रहे हैं। 15,000 की जो तनख्वाह पाते थे उनकी जमीनों का हिसाब ही नहीं लग रहा है। कहाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, कहाँ इमारतें बन गई। मंदिर के पास गौशाला नहीं है, थोड़ी दूर पे चंपत राय जी चरी बो रहे हैं जमीन में जो 86 करोड़ की परचेज करी है। ये लोग बेनिफिशियरी है क्या? कोई और भी है? और एसआईटी ने एक और पाया जांच में आज। हाँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है वो। ये जरूर बताइए कि 22 जनवरी 2024 को जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम होता है उसमें 8,000 लोग आते हैं और 113 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 8,000 लोगों पे 113 करोड़ रुपए खर्च होता है। हाँ। और जो 25 नवंबर 2025 को ध्वजारोहण जो कार्यक्रम होता है उसमें 6,000 लोग आते हैं, उस पर 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 6,000 पे 10 करोड़ और 8,000 पे 113 करोड़। एसआईटी की जांच हमारी नहीं भाई, कहीं हमें गाली दो बाद में। मतलब 2,000 लोगों पे 103 करोड़ फालतू लगा था। मुझे नहीं, मेरा मैथ्स बहुत वीक है। जी। मैंने आपका डाटा सामने रख दिया है, इससे आप हिसाब लगा लो। अब मतलब स्कूटर वाले लोग घूम रहे हैं वेलफेयर में यार। आपको इस बात उसके पीछे लिखा होता है एग्जीक्यूटिव लॉन्च। आपको इस बात से दिक्कत है? दिक्कत नहीं है मुझे। स्कूटर वाले राम का पैसा, भगवान का पैसा लूट के घूम रहे हैं। राम का रथ कहीं खो गया है। उस गाड़ी के पीछे लिखा होता है एग्जीक्यूटिव लॉन्च, और वो है भी। तो राम की सियासत करते हुए केवल सीटों की संख्या नहीं बढ़ी, तिजोरियां भी भर रही हैं कई लोगों की। और किन लोगों की असल में भर रही है वो तो अभी नाम शायद सामने आया ही नहीं है, क्योंकि जो हिंदुत्ववादी लोग हैं सर, जो ये पूरे राम मंदिर निर्माण आंदोलन से जुड़े रहे, बाबरी विध्वंस जो हुआ उसमें जो शामिल रहे, वो लोग भी इस वक्त बड़े नाराज से दिखते हैं कि भाई हम लोग आंदोलन वालों को तो कोई जगह मिली नहीं थी, अयोध्या वालों को कोई जगह नहीं मिली। अच्छा, राम मंदिर प्रतिष्ठा जब हुई, प्राण प्रतिष्ठा, उसी वर्ष चुनाव था, चुनाव में बड़ी सफलता मिली नहीं। क्या आपको लगता है चंदा चोरी उससे भी बड़ा मुद्दा बन पाएगा? क्योंकि भावनात्मक रूप से उसका नैरेटिव दे दिया इन लोगों ने। क्यों परेशान हो? हिंदू का पैसा हिंदू ने चुराया है, लोग समझ जाएंगे ये बात। हमारे बाबू के लोग समझ जाते हैं, लेकिन भावु के लोग हैं, राम के नाम पे क्या पता भावनाएं उनकी उद्वेलित भी हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे मुझे लगता है कि राम के नाम पे ज्यादा भावनाएं भाजपा के कार्यकर्ताओं की है, आम लोगों की नहीं। नाराजगी भी तो उन्हीं की हो सकती है, ये तो कोई भी नहीं जानता। अब प्रेडिक्शंस आर नॉट दैट इजी टू डू इन पॉलिटिक्स। नहीं, राजनीति में लंबी प्रेडिक्शन नहीं होती, ये आप कई बार कहते हैं। और मुझे लगता है कि अभी ये जो एक्सपेक्टेड रिशफल है भारत सरकार का, इसका इंतजार करो। इससे एक बार फिर देश की राजनीति करवट लेगी। किस दिशा में लेगी मुझे नहीं पता, अभी करवट तो लेगी, करवट लेगी। कई एपिसोड से पंजाब लगातार बातचीत के केंद्र में हमारे रहा। फाइनली एक फैसला आया, बहुत सारे मीटिंग्स के बाद फैसला तो हो गया। अध्यक्ष जो हैं वो नहीं बदले गए, नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो नहीं बदले गए, और आपके जो कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया चन्नी साहब को, जो सबसे पॉपुलर नेता थे, जैसा कि आपने बताया। अब आपने लिखा है कि परिस्थितियां बदल रही हैं, इंचार्ज साहब ने कुछ कहा है, चन्नी साहब क्या किसी आखिरी दांव में है? तो कौन सी परिस्थितियां बदल रही हैं पंजाब में अभी? देखिए नीरज, पहले फैसले बात करते हैं कि फैसला क्या किया है कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की लीडरशिप ने। फैसला ये किया कि हम राजा वड़िंग को चेंज नहीं करेंगे, वो ही हमारे अध्यक्ष रहेंगे। अब इस फैसले के बाद एक लाजमी सवाल उठता है कि भाई जब आपको उनको बदलाव नहीं करना था तो फिर आपने वो कमेटी क्यों बनाई, जिसमें अजय माकन, मीनाक्षी नटराजन, और उनको आपने ये कहा कि आप सब लोगों से बात कीजिए। आपने लगभग 70 नेताओं से बात करी और फीडबैक लिया, जिसमें
वर्किंग कमेटी के लोग हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, जिला अध्यक्ष हैं। तो मुझे लगता है कि इस एक्सरसाइज की आवश्यकता नहीं थी अगर आपको बदलाव नहीं करना था तो, क्योंकि जैसे ही आपने कमेटी बनाई तो दूसरे गुट की जो उम्मीदें थी वो बढ़ गई कि हाँ अब जो है फाइनली चेंज होगा, और सबने मान लिया था कि चेंज होगा। तो जो पहला मकसद था बदलाव का आपने वो नहीं किया, तो फिर कमेटी की आवश्यकता नहीं थी। यहीं से पूरा कलेश शुरू होता है ये पंजाब का। अब जब आपने अनाउंस कर दिया तो चन्नी साहब ने दिखाया अपना शक्ति प्रदर्शन। पहले अपने घर पे एक मीटिंग करी और उसमें जो उनका पूरा समूह है वो इकट्ठा हुआ, और 2 दिन बाद रंधावा साहब भी जाके उसमें शामिल हो गए। रंधावा साहब जर्सी के नेता हैं, चन्नी साहब दलित नेता हैं, आशुतोष हैं, आशु हैं, तो ऐसे प्रगट सिंह भी उसमें चले गए। तो ऐसे करके एक लंबी फेरी जुड़ गई। तो अब इनको लगता है कि हम इनको प्रेशराइज करके ये फैसला चेंज करा लेंगे। लेकिन जितना चन्नी एंड ग्रुप को कि हम दबाव की राजनीति करेंगे, हमारे साथ सब लोग हैं और ये फैसला बदल सकता है, ये उम्मीद थी कल दोपहर तक। लेकिन जितना मैं कांग्रेस पार्टी को जानता हूँ, समझता हूँ, ऐसा कभी होता नहीं है। कांग्रेस हाईकमान जो है वो किसी के दबाव में अपने फैसले चेंज नहीं करता। सपोज करिए कि अगर उसने पंजाब का फैसला बदल दिया, हम सपोज कर लेते हैं, तो ये एक मैं कहूँगा कि आप एक एग्जाम्पल सेट कर देंगे बाकी राज्यों के लिए भी कि अगर आप दबाव बनाओगे तो हाईकमांड आपके आगे झुक जाएगा। लेकिन हाईकमांड आगे झुक जाता है क्षेत्रीय नेताओं के, राज्य नेताओं के, ये तो कई बार देखा है इंस्टेंसेस पे। इस तरीके से नहीं। अच्छा, कि आपने फैसला अपना सुना दिया हो और फिर आपने दबाव में उस फैसले को चेंज किया हो। ठीक, फैसला सुनाने के बाद कारण आप नहीं करेंगे। सुनाने से पहले आप कुछ भी कर सकते हैं। सबको पता था कि विजेंद्र सिंगला अध्यक्ष होंगे, सबको पता था, ओपन सीक्रेट। हाँ, बधाई स्वीकार कर ली थी उन्होंने, उनको बोल दिया गया था, लेकिन नहीं बन पाई बात। कांग्रेस पार्टी हमेशा एक बात कहते हैं कि जब तक चिट्ठी ना आ जाए तब तक आप मानिए मत कि आप कुछ बन चुके हैं। जब तक आपको टिकट आपके हाथ में ना मिल जाए तब तक आप स्वीकार मत करिएगा किसी से भी कि मुझे टिकट मिल गई है। ये बड़ी कहावत है कांग्रेस पार्टी के बारे में। अब ये फैसला क्या है? फैसला है कि राजा वड़िंग अध्यक्ष, चन्नी साहब कैंपेन कमेटी के चीफ। कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि ये दो हमारे चेहरे हैं, अगर हम विजेंद्र सिंगला को बनाते हैं तो ये दोनों नाराज होंगे, तो हम दोनों को नाराज कैसे कर सकते हैं? तो एक क्यों नाराज कर लो। तो लेकिन चन्नी को नाराज नहीं किया उन्होंने। इन्होंने ये कहा कि चन्नी साहब और राजा वड़िंग जो है हमारे दो बड़े चेहरे हैं, एक प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं, कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष, और एक राजा वड़िंग जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। दलित और जट सिख का कॉम्बिनेशन है, और ये दोनों मिलके संख्या लेके आएंगे, संख्या बल लेके आएंगे, और फिर इनमें से हम किसी को मुख्यमंत्री चूज करेंगे। यानी इनके कहने का मतलब ये था कि प्रचार जो मुख्यमंत्री की लड़ाई है वो खुली है। यह हाईकमान कहना चाहता, यह हाईकमान कहना चाहता था अपने फैसले के जरिए कि हमने दोनों को ही अकोमोडेट कर दिया, हमने दोनों को ही दूर नहीं किया। जो हम करना चाहते थे सिंगला साहब के जरिए, तो हमने दोनों को इकट्ठा कर दिया। तो जब इकट्ठा किया तो जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं चन्नी साहब के, वो उनको ये समझा रहे हैं कि देखिए, ये जब आपको आज देने के लिए राजी नहीं है, जब आप इतने पॉपुलर हैं, तो कल आपको क्या देंगे। यानी इसका मतलब ये है कि अगर उनको कोई दिल्ली से ये भरोसा दे दे बैठाकर कि राजा वड़िंग भले ही प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री आप नहीं, मुख्यमंत्री का फैसला हम बाद में करेंगे, कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष भी उतना ही दावेदार है मुख्यमंत्री का जितना प्रदेश अध्यक्ष है। और ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट हैं जहाँ प्रदेश अध्यक्ष जो रहे हैं वो सीएम नहीं बने, नेता कोई और रहता है प्रदेश अध्यक्ष। राजस्थान में सचिन पायलट अध्यक्ष थे, गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने थे 18 में। तो बेसिकली क्या है कि आपको एक उम्मीद देनी चाहिए थी, बैठा के बात करनी चाहिए थी, और तब जाके आप इसका फैसला करते। अच्छा, इनको ये लगा कि हम अनाउंस कर देते हैं और बाद में हम क्राइसिस मैनेजमेंट कर लेंगे, तो वो हो नहीं पाया। अच्छा, इसमें जो भूपेश बघेल साहब हैं जो पंजाब के इंचार्ज हैं, उनका ये कहना कि लीडरशिप पे अब कोई बात सुनी नहीं जाएगी, अब कोई ऑल्टर नहीं होगा इसमें। वो ये कह रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं। अब क्या हुआ, भूपेश बघेल ने चंडीगढ़ पहुंचने के बाद और चन्नी साहब के गुट से बात करने की कोशिश की कि मैं चाय पीने आना चाहता हूँ,
मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो उन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि नहीं आप राजा वड़िंग की ही चाय पी लीजिए, हमारी चाय तो कड़वी है। ये चन्नी साहब का गुट कह रहा हाँ, है। चन्नी साहब के गुट के कई लोगों ने ऐसी बात कही। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं देते कि बदलाव नहीं होगा, तो चन्नी का कैंप टूटेगा नहीं। ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। ठीक यानी है। जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि चन्नी साहब भी अध्यक्ष बन सकते हैं, उसको भूपेश बघेल ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि लीडरशिप में बदलाव नहीं होगा, जिसको रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो, राजा वड़िंग ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जुड़े होते हैं पार्टी से, विचारधारा से, जिनकी कमिटमेंट होती है। कईयों की कॉन्स्टिट्यूंसी की का गणित ही ऐसा होता है कि वो जीत ही सकते हैं कांग्रेस पार्टी में रह के। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट दी है, उसके बाद से चन्नी साहब के गुट के लोगों ने एक एक करके उनको फोन करना शुरू कर दिया। अब बचा क्या है? अब बची है फेस सेविंग। फेस सेविंग क्या होती है? जो आप मुझे बोल रहे थे अभी जी, कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। थोड़ा सा इसको और ढंग से कहें तो इज्जत भी बच जाए और नुकसान भी ना हो। अब चन्नी साहब के इस पूरे ग्रुप को मुझे लगता है कि दिल्ली की लीडरशिप को फेस सेविंग देनी पड़ेगी कि ये दिल्ली जाएं, किसी से मिलें, खड़गे साहब से मिलें या राहुल गांधी से मिलें या प्रियंका गांधी से मिलें या वेणुगोपाल से मिलें, और उसके बाद ये कहें कि नहीं ठीक है भाई, हम हमारी बात मान ली गई है और ज्वाइंट लीडरशिप में चन्नी साहब की और राजा वड़िंग की ये चुनाव होगा। ये बची है फेस सेविंग। इसके अलावा पंजाब की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में पंजाब की कुछ नहीं बचा। अच्छा, तकनीकी रूप से अगर देखें आदेश जी, तो चलिए आपने कहा कैंपेन कमेटी का चेयरमैन जो है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अध्यक्ष जो है प्रदेश का वही सीएम बने चुनाव जीतते वक्त। लेकिन जो चन्नी साहब का रिस्पॉन्स रहा कि एक ग्रुप बनता है, ग्रुप उनके साथ मिलता है, फिर जिस तरीके का बयान भूपेश बघेल का आया, तो ये तो ऐसा लगता है ना कि जो फैसला है वो फैसला फिलहाल राजा वड़िंग के पक्ष में ज्यादा है। वो तो साफ साफ है, ये तो सबको पता है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि भूपेश बघेल राजा वड़िंग के पक्ष में है। और कारण क्या? उनका कारण ये है कि उनको लगता है कि जो संगठन सर्जन हुआ है पार्टी के अंदर, जो जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो राजा वड़िंग की लीडरशिप में हुए हैं, उनके द्वारा लोगों को नियुक्त किया गया है। और अभी उनको बदलना जब चाहते हो, यह आपको करना था तो आपको साल भर पहले करना चाहिए था। 6 महीने से कम का समय बचा है। अब ऐसी स्थिति में जब आप उनको हटाएंगे और जो आपने संगठन सर्जन किया है, तो ये चीज़ें आपस में रिलेट नहीं होती, इससे नुकसान होगा पार्टी का, संगठन का। दूसरा, एक क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी ये नहीं है कि भाई आप 2022 में एक दलित मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव में गए तो आपको सफलता नहीं मिली, तो वो भी एक डर है इनके अंदर कि एक बार आजमा चुके हैं कि जट सिख डोमिनेट है। दूसरा, सर्वेज कह रहे हैं कि चन्नी साहब बहुत पॉपुलर हैं। तो बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। और मैं एक बात कहूँगा आपको कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु इनको हैंडल किया था, जितना शार्पली, जितना स्मूथली, और पॉलिटिकली भी मैं कहूँगा, उतना पंजाब को नहीं कर पाए। लेकिन इसमें फिर मुझे अपनी पुरानी चर्चाएं याद आती हैं जो आपके साथ की गई थी, और सबसे बड़ा आरोप यही लग रहा था, या आप जो बात कर भी रहे थे एनालिसिस करते हुए, कि चुनाव से 5-6 महीने पहले आप प्रदेश अध्यक्ष को हटा देते हो, तो ये पिछले 4-4.5 साल से वो आदमी काम कर रहा होगा, उसे एन मौके पर आप हटा रहे हैं, तो पूरे संगठन में एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है। उस डिस्टर्बेंस को तो काउंटर कर लिया ना कांग्रेस ने इस फैसले से? नहीं, मुझे लगता है कि जब हमने इस बात की चर्चा की थी कि भाई जैसे कांग्रेस पार्टी 4-4.5 साल के बाद उसको हटा देती है, जब चुनाव से ठीक पहले, मुझे लगता है राजा वड़िंग पहले अध्यक्ष होंगे कांग्रेस पार्टी के जो चुनाव कराने जा रहे हैं। हाँ, मतलब पूरे 5 साल में। जैसा मैंने कहा था आपको, मैंने 2-3 उदाहरण दिए थे। असम में उपेंद्र बोरा जी, उनको चुनाव से ठीक पहले हटाया गया। दिल्ली में अनिल चौधरी, उनको चुनाव से ठीक पहले हटाया गया। हरियाणा में अशोक तंवर को हटाया गया। 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शैलजा जी को बनाया गया था। अभी हाल ही में गोवा में क्राइसिस चल रहा है, अमित पाटकर को हटाया गया है, गिरीश को वहाँ पे बना दिया गया तमिलनाडु के प्रभारी से हटा के। ठीक है, वो क्राइसिस दिल्ली पहुँच चुका है, उस पर भी मैं आऊँगा, उस पर एक लंबी चौड़ी कहानी है। ठीक है, तो वहाँ उनको हटा दिया गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि आप चुनाव हारने के बाद एक नए व्यक्ति को वहाँ की कमान सौंपते हैं, और चुनाव आते आते जो आदमी 4 साल से काम कर रहे हैं, ये बात हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन रिपीट करनी ज़रूरी है। हाँ। कि जो आदमी 4 साल से काम कर रहा है,
जो उसने लोग जोड़े हैं, आप उनको ठीक साल या 6 महीने पहले आप उनको हटा के उनको पीछे छोड़ देते हो। तो क्या जो 4 साल काम हुआ है, वो जो लोग जुड़े हैं, क्या वो राहुल गांधी के लोग नहीं है? क्या वो कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं है? क्या वो संगठन के लोग नहीं है? और ये जो अभी व्यक्ति आएगा, जो चुनाव कराएगा, जो टिकटें बांटेगा या जो लूट मचेगी, ठीक है, देखिए पंजाब का जो झगड़ा है ना, वो फाइनेंशियल झगड़ा बहुत बड़ा है। पंजाब बहुत रिच स्टेट है, रिच तो है, ठीक है। तो ये क्यों मरते हैं इतना, अध्यक्ष बनना है, ये करना है, वो करना है, क्यों? पैसा है, रिसोर्सेज की बात हमेशा करते हैं। हाँ, नहीं तो एक मिनट, बात कंप्लीट नहीं हुई अभी। तो जो मैं बात कर रहा था अभी कि राजा वड़िंग एकमात्र ऐसे अध्यक्ष होने वाले हैं पंजाब के चुनाव में जो 5 साल सर्वाइव कर गए। उसमें बड़ा योगदान मुझे लगता है भूपेश बघेल का है। मैं इसीलिए ये सवाल आपसे पूछ भी रहा था कि अलग अलग राज्यों का जो आपने उदाहरण दिया और पहले भी आप दे चुके हैं, 4-4.5 साल बाद आप चुनाव से ठीक पहले हटा देते हैं और उसका नुकसान भी आप झेलते हैं चुनावों में, क्योंकि आप संगठन में डिस्टर्बेंस होती है। इस बार वो नुकसान तो नहीं झेलेंगे ना? जिस आदमी ने 4-4.5 साल तक प्रदेश को संभाला है, प्रदेश के कांग्रेस को संभाला है, उसी को आप चुनाव में भी उतार रहे हैं। इस बार नुकसान दूसरा हो गया। आपको उस कमेटी की आवश्यकता नहीं थी। आप कह देते डे वन से कि नहीं, हम राजा वड़िंग के साथ ही जाएंगे, हम इनको ही कंटिन्यू करेंगे और चन्नी साहब जो हो प्रचार कमेटी के अध्यक्ष होंगे और दोनों को बिठा के बोलते कि नंबर लेके आओ, हम आप दोनों में से ही सीएम चूज करेंगे, लेकिन वो बाद का गेम होगा। तो वो जो आपने कमेटी बना के उम्मीद जगाई ना लोगों के अंदर कि अब लीडरशिप में बदलाव होगा, उससे और नुकसान हो गया। राइट, मतलब जो डिसीजन है आपका वो कमेटी बनने से पहले ही हो जाना चाहिए। उसकी आवश्यकता नहीं थी भाई। आपने करीब करीब 1.5 महीना खराब कर लिया अपना। अगर आप 1.5 महीना प्रचार में लगाते, ठीक बात है, कितना फायदा होता आपको? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आपको नुकसान इस बात से होना था कि आपने चेंज कर दिया प्रदेश अध्यक्ष को, वो तो नहीं हुआ, आपने कंटिन्यू कर दिया। लेकिन जो आपने बाकी चीजें की, कमेटी बनाना, सबकी सलाह लेना, बात करना, चर्चा करना और फिर कमेटी की रिकमेंडेशन के विपरीत फैसला किया, फिर उसने फिर आपको नुकसान कर दिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही पंजाब में डिवाइडेड हाउस रही है, कभी वो ऐसे एकजुट दिखाई नहीं दी, हमेशा से ही जी। प्रताप सिंह बाजवा वर्सेस कैप्टन साहब हमेशा से रहा है, सबको पता है। प्रताप सिंह बाजवा को अध्यक्ष बनाया था राहुल गांधी ने, लेकिन कैप्टन साहब का जो ऑरा था उसके आगे वो नहीं चल पाए। फिर सिद्धू साहब आए। आपको कहानी सुनाता हूँ सिद्धू साहब की, पता नहीं मैंने सुनाई नहीं सुनाई पहले। हाँ, लैंड क्रूजर वाली सुनाई थी ना? अच्छा चलो छोड़ोगे तो पिछली बार जब चन्नी साहब को बनाया गया तो उनके सामने 2 लोग थे, सुनील जाखड़ और नवजोत सिंह सिद्धू। उन्होंने 111 दिन वो मुख्यमंत्री रहे, एक्सेप्ट नहीं किया कि मुख्यमंत्री है। जो वो जाके पब्लिक के बीच में बोल के आए, वो शाम तक उसको बैलेंस कर दें, सिद्धू साहब और जाखड़ साहब। हाँ। मतलब पावर टशल पंजाब में हमेशा चलिए, मनीष तिवारी वाला क्या कोई कहानी है उसके पीछे? क्या बहुत ज्यादा नाराज दिख रहे थे? देखिए, मनीष तिवारी बड़े सीनियर नेता है कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री थे, सांसद रहे लुधियाना से, अनंतपुर साहब से, इस बार चंडीगढ़ से हैं। लेकिन मनीष से 2 गलतियाँ हुई हैं जो मुझे लगता है। पहली गलती ये कि वो जो एक ग्रुप बना था G23, वो उसका हिस्सा थे, और दूसरी गलती हुई थी कि उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। ठीक है, लेकिन वो इतनी बड़ी गलती नहीं थी जितना आप हिस्सा थे G23 का। तो मनीष तिवारी और राहुल गांधी के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है। अच्छा, इसकी जो मेन वजह है, जो मैं मानता हूँ या जो मुझे समझ में आती है, वो इतनी ही है बस। और उम्मीद क्या थी मनीष तिवारी की? क्या चाहते क्या थे वो? वो भी चाहते थे कि मुझसे ही बुला के चर्चा हो, मुझसे बुला के भी बात की जाए। मैं भी तो एक नेता हूँ जो हिंदू नेता है, ब्राह्मण नेता है। वहाँ पे आप ढूंढ रहे थे विजेंद्र सिंगला को जी। भाई हर आदमी की उम्मीद तो होती है ना राजनीति में, राइट? एस्पिरेशंस हैं, सबकी होती है, हमारी भी होती हैं, नेताओं की भी होती हैं, सबकी होती है अपने अपने फील्ड में। ठीक बात है। तो मनीष तिवारी की भी उम्मीद थी चर्चा की जाए उनसे, और वो क्यों नहीं हो सकते हिंदू फेस में वहाँ के अध्यक्ष? वो तो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, नाम रहा है, टीवी पे आते थे, बड़े प्रवक्ता रहे हैं, और संगठन से आते हैं, सिवाय यूथ कांग्रेस से आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पुराने कांग्रेस नहीं, संगठन के कांग्रेसी बड़े कम है पार्टी में, जो बिल्कुल पार्टी के कार्डर बेस जो सिस्टम है। आप पहले एनएसयूआई में आए, फिर यूथ कांग्रेस में आए, फिर आप प्रदेश में आए, फिर प्रॉपर चैनल के थ्रू। हाँ,
तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो था, लेकिन वो जो ट्रस्ट डेफिशिएट है शायद वो उनको नुकसान कर रहा है आज की राजनीति में। अच्छा, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सुनने में आ रही है, खबरें चल रही हैं कि शायद पंजाब के चुनाव जल्दी भी हो जाएं, तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि चुनावों पे भी थोड़ी सी बात तो हो जाए। ये कांग्रेस की बात हुई, इस सब उलझनों में कांग्रेस उलझती रही, तो चुनाव प्रचार कितना पीछे चल रहा है अभी? चुनाव प्रचार बहुत पीछे है, और बल्कि जो जिनको वहाँ पे कमान दी गई है चुनाव प्रचार की, जी वो अभी तक कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। जब तक ये पूरा झगड़ा सॉर्ट आउट नहीं होगा, उसमें मैंने कहा ना कि वो जो नुकसान है मेन, अगर आपने 1.5 महीने पहले ये तय कर दिया होता कि हम सेम ही लीडरशिप के साथ जाएंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे। आपको पता है ये जो अनाउंस किया ना चन्नी साहब को कैंपेन कमेटी चीफ और राजा बड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष, डे 1 से सेम प्रपोजल है। 6 महीने से बात चल रही थी ये। एग्जैक्टली। आप तब तय कर लेते तो अभी तक तो आपने जितना आपका नुकसान हुआ उसको आप कवर कर सकते थे। अब जा सकते थे, अब लड़ने के मूड में, स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करने के मूड में। जो इनका गुस्सा था जब शांत हो जाता, बैठ लेते, बातचीत हो जाती, मन हल्का हो जाता, सब हो जाता। लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक आदत है, वो मतलब जितना देर हो सकती है ना खींचती है, उतना देर करते हैं। हाँ। जब लगता है ना कि इससे ज़्यादा देर तो हो ही नहीं सकती, तब वो फैसला करते हैं। हमारे यहाँ कहावत है सर, भोजकाल में कुम्हर रोपना, मतलब जब भंडारा शुरू होने वाला होगा तब तुम कुम्हर रोपोगे, मतलब बीज डालोगे। अब वो कब तो पेड़ बनेगा, कब कुम्हर आएगा और कब काट के बनाओगे। तो ये कांग्रेस पार्टी की एक आदत है कि वो आखिर मतलब जब उनको टिकटें बांटनी होती हैं तो वो जैसे कल नॉमिनेशन करना है तो आज टिकट देंगे, चाहे विधानसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो। बहुत बार ये बातचीत होती है कि नहीं कम से कम 100-150 सीटें तो ऐसी हैं जो निर्धारित हैं किसको देनी है लोकसभा में। अब उनको पहले ही कह दो बुला के, ताकि वो अपनी तैयारी करे, क्षेत्र में घूमे, ताकि उनको सफिशिएंट टाइम मिल सके। और उनको जो लोग मैनेज कर रहे होंगे वो लोगों को मैनेज लेकिन ये कभी नहीं करते ऐसा। राजा बड़िंग को कंटिन्यू करना, आप साल भर पहले कर देते, 6 महीने पहले कर देते, 1.5 महीने पहले कर देते। नई कमेटी बनाओ, चर्चा करो, सबको बुलाओ, पूरा ताम झाम बिखेर देना है। और ये सोचते नहीं कि कितना नुकसान हो रहा है, बिल्कुल नहीं सोचते हैं। आपके यहाँ के भाषा में तो खिड़ा देते हैं और खिंडाने के बाद और फिर पता क्या होता है, वो खिंडने के बाद ना वो उनसे समेट नहीं पाते उसको, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर उसमें इनके हाथ से स्टेट निकल जाता है। और फिर कहते हैं, फिर यहाँ तो एक रिवाज है, कोई पूछता ही नहीं क्यों आ रहे, किसकी वजह से आ रहे। अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो कांग्रेस दरअसल उस बच्चे की तरह स्कूल कॉलेज के जो परीक्षा से एक रात पहले पढ़ाई करते हैं, जैसे हम लोग थे। जैसे हम लोग थे। We both are the examples। 2 दिन पहले मैक्सिमम बस 2-4 घंटे 6 घंटे पढ़ना है, और उसमें पूरा रिवाइज भी कर लेना है, पूरा पढ़ भी लेना है, और नेक्स्ट डे जाके एग्जाम लिख देना है। जो होगा वो देखा जाएगा। नहीं, हमारे तो 60% आ गए, इनका पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। फायदा होगा, नुकसान होगा, जो भी होगा, और रिशफल क्यों हुआ है, ये सारी कहानियां भी आपको जाननी होंगी, तो वो कहानियां आपको देखी जाएगी शो में। हम खबरें बताएंगे, डिकोड कर देंगे आदेश रावल जी, और आप लुत्फ उठाते रहिएगा, जानकारी बढ़ाते रहिएगा, सवाल पूछते रहिएगा। कमेंट सेक्शन में आपके सवालों का इंतजार रहेगा। ये चर्चा आपने पूरी सुनी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।